हेलो प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्लास 11th का वेरी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था सेट्स, जिसमें मैंने आपसे डेफिनेशन ऑफ सेट की बात की है। उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो इस एक्सरसाइज के लिए इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस करता हूँ। क्या है? बच्चों, एलिमेंट क्या होता है ये समझते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, पहले मैं स्टेटमेंट फॉर्म में लिख रहा हूँ, फिर मैं प्रैक्टिकल कुछ एग्जांपल देके क्लियर करूंगा कि इसका मीनिंग क्या है। द ऑब्जेक्ट्स द ऑब्जेक्ट्स द ऑब्जेक्ट्स इन a set in a set is called is called is called its elements। अब आप कहोगे सर ये आपने डेफिनेशन लिख दी है, इसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा। तो ध्यान देना बच्चों, इसको बहुत सिंपल वे में समझाना चाहूंगा। सपोज बच्चों, ये अभी आप ये समझ के लिए, ये कोई सेट लिखा है ए, और इसमें एक एलिमेंट है 1 2 3 4, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ध्यान समझना। अभी आप ये समझ के चलिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट अभी नहीं पता, बस ये पता है कि ऐसा कुछ एक सेट लिखा है जिसमें कुछ एलिमेंट है, इस तरीके से। ठीक है, अभी बच्चों इसके बाद डिस्कस करूंगा मैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट टाइप्स ऑफ सेट या रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये डिस्कस करूंगा बच्चों। तो ध्यान दो बच्चों। अब मैं आपसे बच्चों एक बात पूछूं, जरा ये बता सकते हो कि यहाँ पे 1 लिखा है बच्चों, 1, तो 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। तो आप कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट बात है, आप ये कहना चाह रहे हो कि 1 जो एलिमेंट है वो ए में है, 1 जो एलिमेंट है वो ए में। अदर वर्ड्स में बच्चों ऐसे ही लिखा हो, जैसे सपोज इट 1 इज इन एन ए, यानी 1 इसमें ए में है, ऐसा या बच्चों ये लिख सकते हैं कि 1 इज मेंबर ऑफ मेंबर ऑफ मेंबर ऑफ ए। बात समझ आ रही बच्चों? अब इसी बात को एक और ये मैंने अभी आपको कैसे फॉर्म में बताया बच्चों, आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो 1 है यहाँ पे, ये सेट ए का ही तो एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट है। तो सर ये आपने डिफरेंट डिफरेंट वेज बताए कि इस तरीके से आप बता सकते हो कि ये जो 1 है ये सेट ए का एलिमेंट है। आपने पहला, दूसरा, तीसरा, और भी सर कुछ वेज हैं। हाँ, कैसे? आप इस तरीके से बच्चे लिख सकते हो क्या, 1 बिलोंग्स टू ए, यानी एक सेट ए में से बिलोंग करता है। जो एलिमेंट 1 है ना, ये किस में बिलोंग कर रहा है, सेट ए में। अगर बच्चों इसी बात को मैं और समझाऊं, जैसे मैं एक और यहाँ पे समझाऊं कि ये बताओ जरा, 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। तो बात समझ में आती है? बिल्कुल सर, आप ये कहना चाह रहे हो ये 5 जो एलिमेंट है वो सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, इसकी एब्सेंटी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हो, यही कहना चाह रहा हूं मैं। नेक्स्ट बात, इस बात को बच्चों ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं क्या,
कि 5 does not belong does not belong to A। हाँ बिल्कुल बात समझ में आती सर। आपने एक स्टेटमेंट फॉर्म में ऐसे बताया है, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं इस 5 को सेट ए में ना होने के या एब्सेंट होने के तरीके। आप डिफरेंट डिफरेंट वेज से बता रहे हो कि इस सेट ए में एलिमेंट 5 एब्सेंट है। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल आप समझ रहे हो सही से। बच्चे एक बात बताओ जरा, अगर आप ये वर्ड फॉर्मेट में ना बता के सिंबॉलिक फॉर्म में बताना चाहते हो तो कैसे बताएंगे? कि जैसे सपोज दैट सेट ए, वो एलिमेंट ए सेट ए में प्रेजेंट है, तो कैसे बच्चों? इसको आप ऐसे बताओगे बच्चों, ध्यान देना। 1 इस तरीके से बहुत आराम से समझना, ये वाला सिंबल बनाओगे ऐसे और यहाँ पे लिख दोगे ए। इससे क्या मतलब होता है कि 1 इज बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, यानी ये जो एलिमेंट एक 1 है इस सेट ए में प्रेजेंट है। समझ रहे हो बच्चों? दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ कि हाउ टू प्रेजेंट दिस एलिमेंट इन सेट ए। हाउ टू रिप्रेजेंट, आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो कि सेट वो एलिमेंट ए की प्रेजेंस किस में है? सेट ए में। बात समझ रहे बच्चों? ये इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आई होगी, ये वाली। अब नेक्स्ट देखिए, अगर सपोज है बच्चों सेट ए में ये आपका एलिमेंट प्रेजेंट था, तो आपने सर कहा 5 सेट ए में नहीं है, इसको स्टेटमेंट फॉर्म में आपने बताया। यहां पे देखना जरा थोड़ी, बिलोंग्स टू, बिलोंग टू। एक बात समझो जरा बच्चों, अब आप एब्सेंट को बता रहे हो, तो एब्सेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे सर बताओगे? तो सिंबॉलिक फॉर्म में बच्चों ऐसे बताऊंगा, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू साइन को ऐसे बस कट कर दीजिए, जैसे क्रॉस करके, बस ये डज नॉट का हो गया। डज नॉट मतलब इससे ये समझ में आता है मुझे सर कि ये जो एलिमेंट 5 है ये सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आता है बच्चे कि ये सेट ए में एब्सेंट है, या इसकी एब्सेंटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एब्सेंट है, इसके एब्सेंस को। ठीक है बच्चे, समझ में आ रही है बच्चों? तो आई होप बच्चों ये जो एलिमेंट की डेफिनेशन है, डेफिनेशन को कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, ये एग्जाम्पल मैंने दिया था बच्चों, एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हुआ हुआ कि एलिमेंट क्या होता है। तो एलिमेंट, एक बात आपको अच्छे समझ आएगी कि द ऑब्जेक्ट इन अ सेट इज कॉल्ड अ एलिमेंट। मतलब ये कोई सेट है, सेट ए के अंदर जो कुछ लिखा है 1 2 3 4, दीज आर एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब ये जो एलिमेंट है इनको क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट कहा जाता है। बात समझ आ रही बच्चों? तो अच्छे से समझ में आया होगा आयोग। अब बच्चों इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज हमारी 1.1 है उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, वो डिस्कस करते हैं, तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले बच्चों, तो एलिमेंट जो कॉन्सेप्ट था उसके बेसिस पे एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि लेट ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये एक सेट है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। कह रहा है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल belongs to or does not belongs to in the blank spaces। ये कुछ blank spaces given है बच्चों, यहाँ पर आपको appropriate आपका belongs to या does not belong to का सिंबल इंसर्ट करना है। तो देखते हैं जरा बच्चों, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ बच्चों, इस 5 एलिमेंट को, ये जो एलिमेंट है 5 जिसको आपने देखा और जो बीच में ब्लैंक है, ब्लैंक पे यहाँ पे बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू, दोनों में से कौन सा सिंबल डाल सकते हो? तो आप देखोगे कि ये 5 जो है इस सेट ए से बिलोंग करता है, यानी कि ये जो एलिमेंट है वो सेट ए में है। ठीक है, तो जब ये सेट ए में है तो यहाँ पे बच्चों बताओ यहाँ पे कौन सा आप सिंबल इंसर्ट करोगे? तो बच्चे ये तो आप सिंबल यहाँ पे कौन सा बिलोंग्स टू का करोगे, क्या बिलोंग्स टू। बात समझ आए? बिलोंग्स टू का क्यों करोगे? क्योंकि ये 5 इसमें बिलोंग कर रहा है। 5
जो एलिमेंट है वो सेट ए का है। बात समझ आ रही? नेक्स्ट 8 को देखो तो आप देखते ही बता दोगे सर 1 से लेके 6 तक नंबर तो आपका सेट ए से बिलोंग करते हैं, लेकिन 8 नहीं करता है। तो इससे आप यहाँ पे देख के बता दोगे सर क्लियरली मैं यहाँ पर डज नॉट बिलोंग टू का साइन इंसर्ट करूंगा। कैसे? इस तरीके से, ऐसे और ऐसे। ठीक है प्यारे बच्चों, बात समझ आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 0 क्या एलिमेंट सेट ए का है या 0 सेट ए में प्रेजेंट है? तो आप कहोगे नहीं, देखो जरा। तो यहाँ पे भी आप कौन सा सिंबल इंसर्ट करने वाले हो प्यारे बच्चों? डज नॉट बिलोंग टू। ऐसे गए आप इस ये वाला सिंबल। तो आई होप बच्चों ये बात समझ आई। फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या कह रहा है? अब देखें जरा, 4 क्या इस सेट ए में है? तो आप प्रेजेंट है, बिल्कुल देखो 4 सेट ए में है। एलिमेंट ऑफ 6 इज प्रेजेंट इन सेट ए, बिल्कुल सही बात है। सिंबॉलिक कैसे लिखोगे? तो सर कहोगे बिलोंग्स टू का साइन डाल दो यहाँ पे, क्या बिलोंग्स टू, ये वाला साइन। बात समझ आ रही है ना बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या ये 2 सेट ए से बिलोंग करता है? आपने कहा हाँ, देखो ये रहा। तो यहाँ पे कौन सा आएगा बच्चे सिंबल? बिलोंग्स टू का, बिलोंग्स टू का सिंबल आ गया। तो आई होप प्यारे बच्चों जो कॉन्सेप्ट एलिमेंट था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट या स्टेटमेंट ऑफ द एलिमेंट, वो आपने समझा। देन कुछ एग्जांपल्स, और फिर हम एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चन नंबर 2 थे उसके जो डिफरेंट डिफरेंट 5 पार्ट से डिस्कस कर लिए। तो इससे आपको जो एलिमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हाउ टू रिप्रेजेंट any set, that how to different ways the represent any set। अलग अलग तरीके से सेट ए को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चे, वो समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप समझते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट सेट इन डिफरेंट वेज। कितने वेज है जिनसे मैं आपका सेट को रिप्रेजेंट कर सकता हूं? तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप देख लीजिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की बात करेंगे तो 2 टाइप से। पहला आपका रोस्टर, और या दूसरे वर्ड्स में टैबुलर फॉर्म भी बोल देते हैं बच्चों। सेकंड वाला हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों कि हाउ टू रिप्रेजेंट एनी सेट इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। तो चलिए बच्चों देखते हैं इस बात को कैसे। सबसे पहले मैं कुछ समझाता हूँ क्या लिखा है ये स्टेटमेंट फॉर्म में, फिर इसको हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे, उससे समझेंगे कि क्वेश्चन का ये जो पूरा स्टेटमेंट फॉर्म है, स्टेटमेंट फॉर्म का मीनिंग क्या है। ध्यान देना बच्चों, कह रहा है कि इन द रोस्टर फॉर्म बी लिस्टेड ऑल द मेंबर्स of the set within breaks and separated them by commas। मतलब क्या? नहीं समझ में आया होगा, एक बात समझाता हूँ। अब क्वेश्चन लेता हूँ तब समझाता हूँ अच्छे से कि एक्चुअल मीनिंग क्या है। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ, एक बच्चों सेट ए है, द सेट ऑफ सेट ऑफ द सेट ऑफ all factors of 8। बात समझना बच्चों बहुत आराम से। तो ये लिखा हुआ है ऐसा। अब इस क्वेश्चन को, ये जो पूरा स्टेटमेंट फॉर्म है ये क्या कह रहा है, इसका मीनिंग क्या है, बहुत आराम से समझते हैं। सबसे पहले देखो जरा बच्चों, आपको एक क्वेश्चन गिवन है, ये एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं बच्चों। क्या कह रहा है कि वी लिस्टेड ऑल द मेंबर्स। सबसे पहले क्या करना है कि सेट में जो हमारे मेंबर्स हैं कि क्या जो एलिमेंट थे उनको लिस्टेड करना, एक लिस्ट बनानी उनकी। क्या लिस्ट बनाते हैं? तो बताइए ये क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 8। तो 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं? तो आप जानते हो बच्चों क्या होते हैं कि ऐसे नंबर, फैक्टर का मीनिंग क्या होता है? ऐसे नंबर जो 8 को परफेक्ट डिवाइड कर दें वो 8 के फैक्टर्स होंगे। कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखते हैं बच्चों। आप कहोगे सर 1 2
3 तो होगा नहीं क्योंकि 3 परफेक्ट डिवाइड, तो वो डिवाइड करेगा लेकिन परफेक्ट डिवाइड हमें चाहिए। परफेक्ट इन द सेंस रिमाइंडर ऑलवेज 0। 1 2 3 होगा नहीं बच्चों, 4 5 होगा क्या, नहीं। 6 भी नहीं होगा, 7 नहीं, फिर हमारा 8 होगा बच्चों। तो आप देखिए जरा, अगर मैं 1 से 8 में डिवाइड करूं, हाँ परफेक्ट, 2 से, 4 से और 8 से, तो बात समझ में आती है। तो पहली बात क्लियर हुई कि बी लिस्ट ऑल द मेंबर्स, तो मैंने इन मेंबर्स की एक स्टेटमेंट फॉर्म में कुछ गिवन था, उनकी लिस्ट बना ली। अब आगे क्या कह रहा है, ऑफ द सेट विद इन ब्रैक्स, तो इनको ब्रैक्स में, एक ब्रैक्स कौन सा, ब्रैक्स मतलब होता है कि ब्रैकेट, जो ब्रैकेट, अब कौन सा ब्रैकेट बच्चों, ये ब्रैकेट हमारा, इसको मिडिल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मिडिल, मिडिल या करली, दोनों में से कोई एक बोल सकते हो, मिडिल या करली, ठीक है। तो करली ब्रैकेट इसको बोलते हैं। अब इसको मैं कर लेता हूं बच्चों, यहाँ इक्वल्स टू क्या चला था, ए इक्वल्स टू ही तो आ रहा है, तो मैंने इसको इस तरीके से बंद कर लिया। अगली बात कह रहा है कि एंड सेपरेटेड देम बाय कॉमास, और इनको अलग करना, अभी तो ये ऐसे ही लिखे हुए हैं, सेपरेटेड करना है तो क्या क्या लगाएंगे, कॉमास लगाएंगे। कॉमा कैसे, ऐसे, इस तरीके से। तो बात समझ आई बच्चों। तो दिस इज कॉल्ड टैबुलर या रोस्टर फॉर्म, ये हमारा टैबुलर या रोस्टर फॉर्म है। तो आई होप बच्चों, प्यारे बच्चों, ये बात सब समझ में आई होगी। आई होप एक और एग्जांपल लूँ तो अच्छे से और समझ में आ जाएगी। ये एग्जांपल नंबर 1 था, एग्जांपल नंबर 2 और ले लेता हूं। देखिए बच्चों, एक सेट में बी ले रहा हूं, द सेट ऑफ, द सेट ऑफ ऑल even 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 natural numbers, even natural numbers less than, less than 10। तो बताओ बच्चों, सबसे पहले क्या करूंगा मैं, इस बी को ऐसे लिख लूंगा, ये बी मैंने इस तरीके से बच्चों लिख लिया क्योंकि ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑलवेज याद रखना बच्चों कि मैं किसी सेट को रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं तो वो आपका इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर होगा। देखो जरा, ए, फिर मैंने बी और जेड एक्स, जो भी आप लेटर लेना चाहे ले सकते हैं। ऑलवेज किससे रिप्रेजेंट किया जाता है सेट को, कैपिटल लेटर से। इंग्लिश अल्फाबेट के जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं उनके कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, बात समझ में आई ना। और जो भी इसके अंदर एलिमेंट लिखे जाते हैं वो कैसे, अब देखो, सबसे पहले द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन कितना, 10। तो लिख लो जरा, क्या होगा बच्चों, तो आप कहोगे सर 2 4 6, 2 4 6 8, यही तो होंगे लेस देन 10। अब इसको मैं क्या करूंगा बच्चों, आप देख लो, पढ़ लो, करली ब्रैकेट में बंद किया गया, मैंने यहाँ समझाया था। अब इनको सेपरेट करना है तो कॉमा लगा दीजिए, कॉमा लगा दिया। तो आई होप प्यारे बच्चे, दो एग्जांपल्स मैंने आपको, ये जो हमारा पहला वाला रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में रोस्टर या टेबुलर फॉर्म जो है उसको मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर पाया हूँ। और एक बात और इम्पोर्टेंट बताऊंगा बच्चों कि सपोज दैट अगर आपका यहाँ पर एलिमेंट जैसे 2 लिखा है, 2 को अगेन 2 लिख दिया गया तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, 2 को वन टाइम ही लिखना है। यानी सपोज दैट कोई एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा है किसी भी सेट में तो उस एलिमेंट को वन टाइम ही लिखेंगे, ठीक है। उसका कोई मीनिंग नहीं होता कि 2 ट्वाइस टाइम थ्राइस टाइम लिख दिया आपने, कोई मीनिंग नहीं होगा, मीनिंगलेस होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात ये बताओ बच्चों, जैसे ये सेट बी है, ये आया, किसी बच्चे ने अगर सपोज दैट इसको ऐसे लिख दिया होता, देखो इक्वल टू का साइन नहीं लगा रहा हूं मैं, आपसे पूछूंगा बस, उसने आपका करली ब्रैक लगाया और 8,6,2,4 ऐसे लिख दिया, ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब आप इसको देखोगे, सर कह रहा है था द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, लेस देन 10। देखना, ध्यान समझना बच्चों,
नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो ध्यान देना बच्चों। अब एक बात बताओ जरा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये जो स्टेटमेंट फॉर्म लिखा है, क्या सारे के सारे एलिमेंट इसमें हैं उस टाइप के? तो आप कहोगे सर 8 6 2 4, हाँ बिल्कुल है। तो एक बात बताओ बच्चों, यहां से एक बात समझ में आएगी अब अच्छे से। क्या बात समझ में आएगी सर? ये बात समझ में आएगी बच्चों कि आपने ये जो सेट लिखा है, ये सेट और ये सेट दोनों इक्वल सेट हैं। भले ही इनके जो एलिमेंट हैं उनका जो ऑर्डर है इधर उधर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों के दोनों सेट कैसे हैं? इक्वल सेट हैं। वाई? बोथ हैव सेम एलिमेंट। दोनों के पास एक जैसे एलिमेंट है। ऑर्डर इट डजंट मैटर, ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता। तो बात समझ में बच्चों? तो यहाँ पे भी आपको इक्वल लिखना होगा। बात समझ आ गई बच्चों? सपोज दैट अगर रिपीटिशन की 8 है, 8 और 2-3 बार लिखा होता कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वन टाइम लिख के और सेट को एक अच्छे फॉर्म में लिख के छोड़ देते। यानी कि रिपीटिशन अलाउ नहीं होता है, या रिपीटिशन का कोई मीनिंग नहीं होता। बात समझ आ रही है बच्चों? तो आई होप प्यारे बच्चों, जो हमने पहली वाली रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में, इसके स्टेटमेंट फॉर्म में स्टेटमेंट क्या कह रहा था, उसको हमने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू अच्छे से क्लियर किया। नाउ मूव टू नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है बच्चों, क्या होता है समझते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म को थोड़ा समझते हैं। क्या कह रहा है कि इन द सेट बिल्डर फॉर्म we list the property or properties satisfied by all the element of the set। इसका मीनिंग क्या है? थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको ऐसा लगा होगा कि क्या लिखा है। इस स्टेटमेंट को बच्चों हम एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझते हैं कि एक्चुअल में इस स्टेटमेंट क्या क्या रहा है। बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए बच्चों देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैंने एक एग्जांपल लिखा है a इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 7, ऐसा लिखा है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जरा ध्यान देना। सबसे पहले तो अगर मैं आपको पहली बात बताना चाहूं तो आप स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन कितना बच्चों? लेस देन 8। तो ये बात आपको समझ में आती है कि ये जो लिखे हुए हैं 1 से लेकर 7 तक, ये नेचुरल नंबर हैं बट लेस देन 8 है। तो ये बात समझ में आती है। अब इसको मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में एक प्रॉपर्टी की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे बच्चों, ध्यान रखना, सबसे बहुत इजी वे में बताऊंगा। सबसे पहले ऐसे लिख लिए सेट ए, ठीक है। इधर से आप करली ब्रैकेट को ओपन कीजिए, ठीक है। अब ये जितने भी एलिमेंट लिखे हैं इनको मान लीजिए कि भैया ये x है। क्या है? x। लेट कर लीजिए कि एक पूरा का पूरा ये x है। अब लिखिए बच्चों सच दैट। अब आपको लिखना है कि मैंने क्या कर लिया है, इस पूरे के पूरे जितने भी एलिमेंट थे उनको x लेट कर लिया है। अब सच दैट, ये साइन है बच्चों सच दैट का, सच दैट। अब मैं बताऊंगा कि ये x क्या है, व्हाट इज x। तो x क्या है, ध्यान दो ना। तो सिंपल सी बात है कि x is belongs to कैपिटल N, कैपिटल N। मतलब जो ये आपका x है ना, वो कैपिटल N से बिलोंग करता है। कैपिटल N क्या होता है? तो आपको सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात कि जो ये है हमारा, ये जो x बिलोंग कर रहा है ना किसमें? n में। अब यहाँ पे लिखना भी है आपको क्या? एंड। अब ये इसने कुछ बाउंड्री, अगर मैं इतना लिख दूंगा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n, तो इससे तो क्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ऐसा डॉट डॉट करना चाहिए था, एंड सो ऑन वाला, लेकिन ये तो यहाँ पे रुक रहा है ना। इन फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं,
आप काउंट कर सकते हो 1 से लेकर 7 तक। तो इसको कैसे लिखोगे बच्चों? आपने यहां तक बताया है कि जितने भी एलिमेंट है वो सारे x हैं, सच दैट कि वो किस टाइप के हैं वो बताना है। किस टाइप के? x इज बिलोंग्स टू n, यानी कि जितने भी ये नंबर्स हैं वो आपका कैपिटल n से बिलोंग करते हैं। अब कितने बिलोंग करते हैं ये भी बताना है कि x इज लेस देन 8, लेस देन 8। तो आई होप बच्चों ये बात आपको समझ, ये जो मैंने लिख के दिखाया आपको, दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ एनी सेट। ये सेट आपको गिवन था, इस सेट का एक सेट बिल्डर फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये समझा। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, तो अच्छे से और इसकी पिक्चर क्लियर होगी कि एक्चुअल और क्या कहना चाह रहा। चलिए बच्चों, तो चलिए प्यारे बच्चों अब एक और एग्जांपल अच्छे से समझते हैं, फिर हम सेट बिल्डर फॉर्म को भी क्लियर और अच्छे से क्लियर कर चुके होंगे इस एग्जांपल के बाद। कैसे? देखो जरा, कैपिटल सी ये कोई सेट है, कैपिटल सी, उसमें ये आपका कुछ एलिमेंट लिखे हैं 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है बच्चों, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात समझ में आएगी। यहाँ से ये लिखा हुआ है। सर अब मैं इसको कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं? तो एक बात बताओ जरा, ध्यान समझना, बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात समझ में आनी चाहिए। तो इसको मैं इधर थोड़ा सा और क्लियर करूं तो अच्छे से समझ में आएगी बात, यहाँ पे ध्यान देना बच्चे। मैंने कहा ये सारे एलिमेंट है, इनको एक्स लेट करो। ठीक है, बात समझ में आती है कि ये एक्स है, 2, 4, 8, 16, 32। बात समझ में आ रही? इसको क्या करना है? तो बिल्कुल एज इट इज लिखते चलूंगा मैं, c इक्वल्स टू एक्स सच दैट, ये सारे एक्स हैं। अब सच दैट लिख दिया, अब ये एक्स किस प्रकार के हैं ये भी तो लिखना पड़ेगा, एक्स किस टाइप के हैं ये लिखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है बात, ये ध्यान रखना। अब लिखना बच्चों एक्स इक्वल्स टू, ये सारे एक्स हैं हमारे, पहले इसको एक्स लेट कर लिया, अब लिख रहा हूं एक्स के बाद सच दैट एक्स अब किस टाइप का है। तो ध्यान देना बच्चों, आराम से समझना। आप देखिए जरा, ये 2 लिखा है, ये 2 की पावर समथिंग है, तो आप कहोगे सर 1 है, 1। ये 2 की पावर कितना है? तो 2 है, कितना? 2, 2 की पावर 2। ये बच्चों 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 4, ये बच्चों 2 की पावर 5। अब यहां से एक बात आपको समझ में आ गई होगी आराम से कि x मैंने लेट किया, अब सच दैट x किस टाइप का है आप देख रहे हो बच्चों कि इसके जो बेस है 2, 2, 2, वो कैसा है? कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। बट आप देख रहे हो इनकी जो पावर है 1, 2, 3, 4, 5 ये कुछ आ रही है। तो आपने देखा 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ आ रहा है। मुझे लग रहा है कि 1 से कोई अगर नंबर स्टार्ट हुआ और एंड्स ऑन तक जा रहा है तो वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। हाँ जी बिल्कुल नेचुरल नंबर होता है। तो आप एक बात समझ गए बच्चों, क्या कि x मैंने लेट किया सच दैट ये x कैसा है? 2 की पावर n के फॉर्म का है, 2 की पावर n के फॉर्म, यानी 2 की पावर n का मतलब n एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मैं जो पुट करता हूं तो मुझे कुछ रिजल्ट मिलता है, तो लिखूंगा ये 2 की पावर n के फॉर्म का है। अब ये n किससे बिलोंग कर रहा है? तो आपने 1, 2, 3, 4, 5 को देखा, आपने कहा सर वेयर n इज बिलोंग्स टू कैपिटल। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 1, 2, 3, 5 क्या है, और भी अगर ऐसे नंबर आएंगे तो दीज टाइप नंबर्स आर नेचुरल नंबर। तो आपने बता दिया कि स्मॉल n बिलोंग किस में कर रहा है? कैपिटल n। अब लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है, आपने कह दिया कि n इज बिलोंग्स टू कैपिटल n, ये तो बहुत सारे नंबर आएंगे, लेकिन यहाँ तो बैरियर लगा हुआ है ना कि इतने हैं नेचुरल नंबर, तो आपको बताना पड़ेगा कि कितने नेचुरल नंबर है। तो बताओ बच्चों, इस बात को समझना, 1 से स्टार्ट हुआ और 5 पे एंड हो गया, तो आप इस बात को ऐसे लिखोगे एंड 1 is less than equal to capital N is less than equal to 5। बात समझ में आ रही है बच्चों कि जो n की वैल्यू है वो 1 या 1 से बड़ी, 5 या 5 से छोटी है। आप देख रहे हो
1 भी है, 5 भी है, 1 से बड़ी भी है और 5 से छोटी भी है। तो ये अब बच्चों जो बनकर तैयार हुआ है, दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप प्यारे बच्चों ये आपको दोनों ही जो टाइप्स ऑफ सेट थे, हाउ टू रिप्रेजेंट एनी सेट, द फर्स्ट रोस्टर फॉर्म, टैबुलर फॉर्म, सेकंड हमने देखा सेट बिल्डर फॉर्म, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन कभी बनते हैं तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं कि जो एक्सरसाइज 1.1 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट से रिलेटेड टाइप, ये रिप्रेजेंट हाउ टू रिप्रेजेंट एनी सेट इन डिफरेंट वेज, कैसे कैसे उसको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के। चलिए प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं। हमारा पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। कुछ आपको क्वेश्चंस गिवन है, इनको ये रोस्टर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। किसमें? रोस्टर फॉर्म में। तो बच्चों देखिए जरा ध्यान से, पहला कह रहा है कि सेट ए इक्वल्स टू, तो पहले कैसे लिखोगे बच्चे? सेट ए इक्वल्स टू करली ब्रैकेट। ध्यान रखना बच्चों, चाहे वो सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहे हो, चाहे वो आपको क्या लिख रहे हो, रोस्टर फॉर्म, करली ब्रैकेट में तो लिखना ही है आपको। अगली बात कह रहा एक्स सच दैट एक्स, अब आप जान गए होगे कि सर ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है और कन्वर्ट किस में किया जा रहा है? रोस्टर फॉर्म में। आप समझ में आ रही है बात बच्चों? तो देखिए जरा, कह रहा है कि एक्स सच दैट, एक्स किस टाइप का? इज एन इंटीजर एंड जो एक्स है वो -3 से कैसा है? बड़ा है, इक्वल है, बट लेस है 7 से। तो सिंपल सी बात लिख लीजिए इंटीजर्स कौन से होते हैं। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। समझ गए बच्चों बात? देखिए जरा, ये हमारा जो अब बनकर तैयार हुआ, दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। समझ में आ रही है बच्चों कैसे मैंने कन्वर्ट किया? हाउ टू कन्वर्ट एनी सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म। तो बात समझ में आती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी देखिए बच्चों। आप सबसे पहले क्या करोगे? सेट बी को ऐसे लिखोगे और ऐसे करली ब्रैकेट बनाओगे। लिखा एक्स सच दैट, यहीं से आपको समझ में आना चाहिए कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का आंसर किस में देना? रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में देना। तो कह रहा है कि इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर का कलेक्शन लिखना है लेस देन 6। तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा आंसर आ गया। देखो कितना इजी है, बहुत इजी है बच्चों, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, सी। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? इस सी को ऐसे लिख लो, करली ब्रैकेट लगा लो। करली ब्रैकेट मैंने यहाँ पे ऐसे लगा ली है। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो बात को? ध्यान से समझना इस बात को, अच्छे से समझ में आ जाएगी बातें सारी। इस तरीके से एक्स सच दैट, आप तुरंत देख के जान जाओ ये एक्स सच दैट जैसा कुछ लिखा मिले, सेट बिल्डर फॉर्म है। अब सेट बिल्डर फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना? रोस्टर फॉर्म में। ये टेबुलर फॉर्म, दोनों बात। ये कह रहा है कि इज आर 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट 8, मतलब कि आपको 2 डिजिट के ऐसे नंबर बताने हैं जिनका सम क्या हो? 8 हो। तो देखिए जरा बच्चों, पहला हमारा कौन सा होगा 2 डिजिट का नंबर? तो आप कहोगे सर पहला हमारा होगा 17। अब देखो 17 के डिजिट का अगर सम करोगे 1 और 7 को ऐड करो कितना आता है? आपको 8 आता है सर। नेक्स्ट क्या होगा हमारा? तो नेक्स्ट बच्चों क्या होगा बताओ जरा? नेक्स्ट होगा हमारा कितना? 26। नेक्स्ट कितना होगा बच्चों हमारा? 35। देखो 3 और 5 को ऐड करो कितना आएगा? 8 आता है कि नहीं? 2 और 6 को ऐड करोगे, नेक्स्ट हमारा क्या होगा बच्चों? 44। नेक्स्ट कितना होगा बच्चों? 53। नेक्स्ट कितना होगा बच्चों? 62। देखो 6 और 2 को ऐड करो तो सारे 2 डिजिट के नंबर हैं, इनको मैं अगर ऐड करता हूं तो ऑलवेज मुझे रिजल्ट क्या मिलता है? 8। नेक्स्ट बच्चों कितना होगा? 71। नेक्स्ट बताइए 71 के बाद, तो 71 के बाद आप बच्चों बताओगे कि 80। कितना? 80। अब बताओ यही वो नंबर तो हैं जिनका मैं सम करता हूं तो ऑलवेज मुझे रिजल्ट क्या मिलता है? 8। देखिए जरा,
1 और 7 को ऐड किया तो 8, 2 और 6 को ऐड किया तो 8, 3 और 5 को ऐड किया तो 8, 4 4 को ऐड किया 8, 5 3 को ऐड करेंगे। डिजिट का सम पूछ रहा है, तो डिजिट आपको बताओ इसमें कितने डिजिट, दो ही तो डिजिट है, दोनों का सम करता हूं तो ऑलवेज रिजल्ट क्या आता है 8। तो आई होप बच्चों ये पहला क्वेश्चन, मैंने 3 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए, इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन वो भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के वो डिस्कस करता हूँ। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1st 6th 3rd का, ओ सॉरी क्वेश्चन नंबर 4th, डी दिया है हमारा एक सेट x सच दैट इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। प्राइम नंबर होने चाहिए और डिवाइजर ऑफ 60। डिवाइजर ऑफ 60 का मतलब है कि 60 को परफेक्ट डिवाइड कर रहे हो। तो ध्यान दो जरा बच्चों, कौन कौन से होंगे। d इक्वल्स टू, कैसे बच्चों, 2 प्राइम नंबर है, 2 डिवाइजर है किसका, 60 का, बिल्कुल समझ में आता है। 3 प्राइम नंबर है, डिवाइजर है, बिल्कुल समझ में आता है। 4 सर 4 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, बट 60 को डिवाइड करता है। 5 हाँ बिल्कुल 5 प्राइम नंबर है, ऑल्सो डिवाइजर ऑफ 60। 6 सर डिवाइजर तो है बट प्राइम नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। 7 नहीं, 7 प्राइम है बट डिवाइजर नहीं है। 8 कॉम्पोजिट नंबर है, नहीं कर सकते, वो डिवाइड ही नहीं, वो डिवाइजर ही नहीं है। 9 9 तो कॉम्पोजिट है। 10 कॉम्पोजिट है। 11 प्राइम है बट डिवाइजर नहीं है। 12 डिवाइजर है बट कॉम्पोजिट है, प्राइम नहीं है। 13 13 तो डिवाइजर ही नहीं बट प्राइम है। 13 के बाद क्या होगा, 14 14 कॉम्पोजिट होता है। 15 15 भी कॉम्पोजिट होता है। 16 16 भी कॉम्पोजिट होता है। 17 से डिवाइड नहीं होता। 18 से कॉम्पोजिट, 19 से डिवाइड नहीं होता। तो ये वो बच्चे, ये आपका क्या कौन से नंबर्स हैं कि प्राइम है, ऑल्सो डिवाइजर ऑफ 60। प्राइम भी है और डिवाइजर ऑफ 60, यानी 60 को डिवाइड भी कर रहे हैं, परफेक्ट। ध्यान रखना बच्चों ये, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड। तो ये जो वर्ड लिखे हैं इनका एक सेट बनाओ, किसके, रोस्टर फॉर्म में। तो आपको पता पहले जो एलिमेंट को लिस्टेड किया जाता है, फिर उसके बाद लिस्ट बनाई जाती है, लिस्ट के बाद उनको सेपरेट किया जाता है कॉमास के थ्रू और ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है। तो देखो जरा बच्चों, मैंने आपका यहाँ से ब्रैकेट बनाया, यहाँ से ब्रैकेट बनाया। अब अगली बात मेरी क्या होगी जब ब्रैकेट बन चुका है, एक मिनट बच्चों, ब्रैकेट बन चुका, तो अगला टारगेट हमारा क्या होगा कि इनको जो एलिमेंट है उनको लिखना है। टी आर आई जी ओ एम ई, क्या टी फिर लिख दूं बच्चे, नहीं, ये बात आपने कहा था रिपीटेशन अलाउ नहीं, अगर लिख भी दिया उसका कोई मीनिंग नहीं है। आगे ओ भी लिखूंगा, नहीं। आर लिखना है क्या, नहीं, क्योंकि दोबारा पहले लिख चुका है। वाई लिखना है, बिल्कुल लिखना है, और ऐसे करके बंद कर देंगे और सेपरेटेड फ्रॉम कॉमास, कॉमास से सेपरेट कर दिया। तो ये बच्चे जो अब बनकर तैयार हुआ है, ये हमारा क्या है, रोस्टर फॉर्म में इस वर्ड का। बात समझे। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट देखिए 6 क्या है बच्चों, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो बेटर में कैसे, सर आप जानते हो कि बी कॉमा ई कॉमा टी कॉमा टी अगेन लिखूं, नहीं, रिपीटेशन अलाउ नहीं। ई लिखना है, नहीं, आर लिखेंगे डायरेक्ट। तो आइयो बच्चों, इससे आपने इन 2 क्वेश्चन से ये भी सीख लिया कि रिपीटिशन मतलब अलाउ नहीं है रोस्टर फॉर्म में। अगर आपने लिख भी दिया गलती से तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर एक बात आपके मन में आएगी कि सर सपोज दैट मैंने एग्जाम टाइम इसमें कहीं आपको कुछ रिपीट करके लिख दिया, तो सर क्या क्वेश्चन काट दिया जाएगा, नहीं, आपको मार्क्स मिलेंगे। वैसे उसका कोई मीनिंग नहीं होता, बट ये बताओ जरा, कहीं ना कहीं ये बात पहले ही मैं बता के चल रहा हूँ,
तो आपको ऐसा करना नहीं है ना एग्जाम टाइम में कि उसमें आप रिपीट कर दो किसी लेटर को, किसी आपका नंबर को, किसी मेंबर को, किसी एलिमेंट को। ठीक है बच्चों। तो आई होप प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के जो क्वेश्चंस थे, जिसमें हमने ये सीखा कि कोई भी आपका सेट गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म में उसको रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये आप अच्छे से सीख चुके हैं। तो बच्चों जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, तो बच्चों थैंक यू, आज के लिए इतना ही।